मुझे इतना ज़्यादा पीसफुल और इतना ज़्यादा शांत कभी भी फील नहीं हुआ होगा जब मैं 10th डे विपासना कोर्स मेडिटेशन का ख़त्म करके घर पे लौट रहा था। ये 2 दिन की बात है, परसों मैं घर पे आया 10 दिन का पूरा विपासना का कोर्स करने के बाद। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेरीज पूछे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, यहाँ पे कॉस्ट कितनी होती है, अप्लाई कैसे करते हैं, आपको कितनी डिफिकल्टी फेस हुई फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, आपने कैसे किसी से भी बात नहीं की फॉर 10 डेज़, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया फॉर 10 डेज़, कैसे लगा, ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया, डिनर नहीं होता है 10 दिन के लिए, आपको रोज़ ब्रेकफास्ट लंच और इवनिंग स्नैक्स ही खाने मिलते हैं, लास्ट मील 5:30 PM को होता है, भूख लगती है नहीं लगती है रात को। तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट ये वीडियो में मैं आपको इंश्योर करूँगा कि आपको पूरा विपासना का एक्सपीरियंस बताऊँगा एंड एट द सेम टाइम आपको सारी डिटेल में मैं फुटेजेस भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस होता है अगर आपको भी विपासना करना है तो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एंटायर वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। तो सबसे पहले विपासना का मतलब क्या होता है? विपासना का मतलब होता है एक्सेप्टिंग द रियलिटी एज इट इज़, बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट। पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस आपके प्रेजेंट के बारे में सोचना है एंड आपको बस इक्वानिमस रहना है आपके प्रेजेंट के बारे में। इसका मतलब है कि आपको जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, यू हैव टू बी विद द प्रेजेंट एंड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। दैट इज द मीनिंग ऑफ विपासना। तो विपासना जो टेक्निक होती है मेडिटेशन की, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध एंड ये यूनिवर्सल टेक्निक है। एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, कि अगर आप कोई भी रिलीजन के हो आप फिर भी विपासना की मेडिटेशन टेक्निक फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप हिंदू हो या तो मुस्लिम हो या तो जैन हो तो ही आप विपासना कर सकते हो। एनीवन एंड एवरीवन कैन डू इट। टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, अभी कॉस्ट ऑफ विपासना मेडिटेशन फॉर 10 डेज कोर्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, आपको बस उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है एंड आपको कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी होती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका मेन मोटिव ये है कि जो धम्मा की स्टडीज़ है बाय गौतम बुद्धा, दैट दे वॉन्ट टू डिसेमिनेट टू ऑल द पीपल हु आर देयर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि विपासना के 270 सेंटर्स है अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। तो आप कहीं पे भी कर सकते हो अक्रॉस एनी कंट्री एंड आप इंडिया में भी कोई भी पार्ट में कोई भी सिटी में कर सकते हो जहाँ पर विपासना का सेंटर होगा। तो कॉस्ट इसकी जीरो होती है एंड ये पूरा डोनेशन बेस्ड होता है। 10th डे पे हमको कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको 500 रुपये करनी है, 1000 रुपये करनी है, 10,000 करनी है, 1 लाख रुपये करनी है, आपके हिसाब से आप अमाउंट डोनेट कर सकते हो। जब हम डोनेट करने जाते हैं तब वहाँ पर एक कैलकुलेशन भी होता है। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के पीछे पूरे 10 डेज़ की कॉस्ट होती है 5300 रुपीज़। तो 5300 रुपीज़ में उनकी एक कॉस्ट इनकर होती है एक स्टूडेंट के लिए। तो पूरे 10 दिन का खाना पीना, लॉजिस्टिक्स, अकोमोडेशन सब मिला के 5300 रुपये की कॉस्ट इनकर होती है। सो अकॉर्डिंगली पीपल डोनेट कि अगर एक स्टूडेंट के लिए स्पॉन्सर करना है, अगर 3 स्टूडेंट्स के लिए करना है, 10 स्टूडेंट्स के लिए करना है, तो पीपल डोनेट अकॉर्डिंगली। बहुत सारे लोग डोनेट नहीं भी करते, इट इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल। पता है ये इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक ये है कि SN गोयंका गुरुजी जो है, सत्यनारायण गोयंका गुरुजी, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे इन 2012, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑल दिस विपासना अकेडमी। उनका ये मानना था कि अगर आप पैसे लोगे लोगों से तो उनका ईगो रिनंस नहीं होगा। तो क्या होता था, स्टार्टिंग में जब उन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए थे तब वो पैसे लेते थे जस्ट फॉर फूड एंड अकोमोडेशन। तब वो टीचिंग के पैसे कभी नहीं लेते थे, बिकॉज ये एक टीचिंग है ऑफ अ रिलीजियस एक्टिविटी, तो इनको कभी भी टीचिंग के लिए पैसे नहीं लेने थे। बट ट्रस्टीज क्या कहते थे कि आप खाने का पैसा लो और उनका रहने का पैसा लो, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, वो उसका पैसा ले लो ताकि हम लॉसेज में ना चले। बट हुआ क्या कि जब जैसे ही स्टूडेंट पैसे देता है फूड के लिए या अकोमोडेशन के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मुझे तो ये खाना नहीं चाहिए, मैंने पैसे दिए, मुझे बेटर खाना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं इतनी गंदी जगह पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे बेटर एक एकदम अच्छी फैसिलिटी चाहिए और मुझे एकदम 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए बिकॉज मैंने पैसे भरे। ये क्या होता है, ईगोइस्टिक हो जाता है इंसान एंड दैट्स वाई टू रिनंस दिस ईगो। तो अभी उन्होंने फ्री कर दिया ताकि कोई स्टूडेंट ऐसे ना बोल सके कि मुझे ये फूड नहीं पसंद है, मुझे यहाँ पर रहना नहीं पसंद है। एवरीवन हैज़ टू एडजस्ट एंड स्टेप आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। दैट्स वाई इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड SN गोयंका जी का ये डिसीजन था कि ये फ्री में करेंगे। उनको बहुत बैकलैश मिला था ट्रस्टीज से। ट्रस्टीज ने कहा था कि इंडिया इज़ अ वेरी पुअर इकोनॉमी एंड अगर आप इंडिया में फ्री करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर देंगे बिकॉज उनको फ्री में खाना और रहना मिल रहा है। बट गुरुजी का मानना ये था कि मैं उनको सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक मेडिटेशन करवाऊंगा, काम करवाऊंगा, वही लोग आएंगे जो डिसिप्लिन्ड है और जो सिंसियर है और जो एकदम अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड दिस वर्कड आउट रियली वेल। तो अभी आप पूछोगे कि विपासना कब करना चाहिए या किसने करना चाहिए? मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से द अर्लियर यू डू विपासना द बेटर इट इज़, बिकॉज आपके लाइफ में जितने भी मिजरीज है, जितने भी सैड पार्ट्स है,
जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब ये मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू आपके दूर हो जाएंगे, बिकॉज इसमें सिखाया यही जाता है कि आपको ना क्रेविंग करनी है किसी चीज़ की, ना अवर्जन, ना हेट्रेड करना है किसी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप की चीज़ें होती है, एक राग होता है, एक द्वेष होता है। अगर आपको एक चीज़ के लिए राग हो गया, विच इज़ लाइक प्रेम हो गया, अटैचमेंट हो गई, तो वो भी अच्छा नहीं है। एक चीज़ के लिए द्वेष हो गया, मतलब आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वो भी अच्छा नहीं है। गुरुजी का एक बहुत अच्छा लाइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि ना राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। एंड ये मेरे दिमाग में फिट हो गया था ये 10 दिन के तौर पे। तो किसको करना चाहिए विपासना मेडिटेशन? मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए विपासना मेडिटेशन एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। कभी करना चाहिए, द अर्लियर यू डू इट द बेटर इट इज़। कोई भी मंथ में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई भी सेंटर में कर सकते हो। अगर आप मेरी राय मानो तो इगतपुरी सेंटर में करना सबसे बेस्ट रहेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर। एंड सेकेंडली वहाँ पर क्या होता है कि एसीज भी नहीं होते रूम में इगतपुरी सेंटर में। मुंबई के सेंटर्स में एसीज होते हैं, बट उसमें एक ऐसे थोड़े जंगल में वो सेंटर है। एंड वहाँ पर आपको रियल पीस, रियल हैप्पीनेस, रियल वाइब्स आती है कि अगर आप वहाँ पर करोगे तो ऐसे लगता है कि आप एक सेंट हो, आप एक मॉन्क हो, या तो आप एक नन हो। एंड उसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत एनरिचिंग हो जाता है। नो डाउट थोड़े इंसेक्ट्स रहेंगे, थोड़े मॉस्किटोज रहेंगे, बट डे 1 या डे 2 में ही प्रॉब्लम होती है, बाद में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप इगतपुरी सेंटर में करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हेवन में हो। एंड 10th डेज जब आप छोड़ के जाओगे आपको लिटरली आंख में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज इतना एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्लाई कैसे करना चाहिए विपासना मेडिटेशन के लिए? वेबसाइट है dhamma.org, DHAMMA.org। अगर आप ये वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे कोर्सेज का टैब होता है। एंड कोर्सेज के टैब में आप सर्च कर सकते हो एंड आप आपकी प्रेफरेंस डेट्स डाल सकते हो कि आप कौन से डेट पे करना चाहते हो या कौन से मंथ में करना चाहते हो। एंड दे विल लिस्ट डाउन ऑल द सेंटर्स की अवेलेबिलिटी की कौन सी बैच कब अवेलेबल है। तो आप बस वहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपको अपनी डिटेल्स सेंड करना है। एंड देन एक बार डिटेल्स शेयर कर दिए आपको वेट लिस्ट में डाला जाएगा। एंड देन आपको 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम आई थिंक 48 आवर्स में आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है वेदर यू आर सिलेक्टेड और वेदर यू आर रिजेक्टेड। बिकॉज अगर बैच फुल हो गई तो आपको रिजेक्ट कर देगा, देन आपको नेक्स्ट बैच में जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सालों सालों भर से अप्लाई कर रहे हैं, उनको नहीं मिलता है, बिकॉज इसमें क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं तो यही राय दूंगा, अगर आपको कोई भी सेंटर मिल गया तो वो सेंटर में चले जाओ। अगर इगतपुरी नहीं भी मिलता है तो फिर भी चलेगा, आप कोई दूसरे सेंटर में चले जाओ। बिकॉज विपासना जो प्रैक्टिस है वो आपको सारे सेंटर्स में सिमिलर ही सीखने को मिलेगी। जस्ट दैट इगतपुरी सेंटर में जो वाइब होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर एंड थोड़ा जंगल के बीचों बीच है। बट बाकी जगहों पर भी आपको टीचिंग उतनी ही सेम मिलेगी जितनी आपको इगतपुरी सेंटर में मिलेगी। तो चलो अब बात करते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की, जो सबको जानना है कि आपका रूटीन क्या था 10 दिन के लिए विपासना मेडिटेशन का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। 4 AM को हमको उठना पड़ता है, एवरीडे 4 बजे सुबह उठना पड़ता है। वहाँ पर लोग होते हैं जो घंटी बजाते हैं तुम्हारे रूम के बाहर, बिकॉज आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपके पास अलार्म क्लॉक है, बट बहुत जन अलार्म बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। तो धम्म सेवक बोलते हैं इन लोगों को, जिनका काम क्या होता है, आपको फूड सर्व करेंगे, आपके रूम के बाहर घंटी बजाएंगे ताकि आप जग जाओ, इंश्योर करेंगे कि आप मेडिटेशन ध्यान से कर रहे हो, इंश्योर करेंगे कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपको बोले कि नहीं आपको एकदम सही से करना है, एक्सेट्रा। तो ये धम्म सेवक का रोल होता है। और ये भी लोग वही है जिन्होंने विपासना पहले 2 या 3 बार किया है, तभी धम्म सेवक बन सकते। तो अगर आपको धम्म सेवक बनना है और अगर आपने विपासना का कोर्स नहीं किया तो आप नहीं बन सकते हो। मैं बन सकता हूँ बिकॉज मैंने एक बार किया है, एंड देन अभी आई कैन बिकम अ धम्म सेवक एंड आई कैन हेल्प पीपल मेडिटेट फॉर विपासना मेडिटेशन। ठीक है, तो 4 बजे उठते हैं, 4:30 से 6:30 फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिटेशन होता है, जो सोलो मेडिटेशन होता है। मैं इसकी बात डिटेल में करता हूँ इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं आपको रूटीन बताता हूँ। 6:30 से 7:15 यूजुअली ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको? या तो इडली सांभर, साबूदाना खिचड़ी, पोहा, उपमा, खमन ढोकला, आपको ये सब ब्रेकफास्ट में मिलेगा। 7:15 को लोग उनके रूम्स में जाते हैं यूजुअली, एंड देन नहा लेते हैं। वहाँ पर शावर नहीं होता है, हमारे सेंटर में तो शावर नहीं था, तो हमें बकेट से नहाना पड़ा था। एंड ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बिकॉज मैं शावर से नहाने में बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गया था इन द लास्ट 7 ईयर्स। एंड ये मतलब मेरे लिए ऐसा पॉइंट था कि मुझे एडजस्ट करना ही था, एंड दैट वाज समथिंग वेरी गुड। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट दैट कि मैंने 7 साल से नहीं नहाया था बकेट में, तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी आफ्टर 7 ईयर्स, बिकॉज मैं मुंबई में आने के बाद थोड़ा शावर की आदत लग गई थी। तो ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो लोग नहा लेते थे, थोड़ा फ्रेश हो जाते थे। देन 8 AM को अनदर राउंड ऑफ मेडिटेशन, 8 to 9 AM। इसको बोलते थे अधिष्ठान। इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन पाली लैंग्वेज। मतलब ये मेडिटेशन के टाइम यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर लेग्स, नॉट अलाउड टू मूव योर हैंड्स, नॉट अलाउड टू ओपन योर आइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्ट्रेट बैठना है। आपको आपकी बैक भी इतनी ज़्यादा बेंड नहीं करनी चाहिए। तो ये एक रूल होता है। बहुत लोग मूव करते हैं, इट्स फाइन, बट अगर आप बहुत सिंसियरली करते हो तो आपको फील होता है कि एकदम वाइब्रेशंस आ रहे हैं आपके बॉडी में। तो 8 to 9 अधिष्ठान मेडिटेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला। फिर 9 to 11 एक और मेडिटेशन होता है, जो सोलो मेडिटेशन होता है। यहाँ पर लोग यूजुअली मूव करते हैं, मैं भी मूव करता था, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं होता है नॉन स्टॉप 2 घंटे के लिए बैठ पाना, तो मेरे लेग्स या हैंड्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। 11 बजे लंच होता है, 11 to 11:45 AM। लंच में यूजुअली क्या होता है? लंच में आपको चपाती मिलेगी, आपको 2 सब्जी मिलेगी, आपको दाल चावल मिलेंगे,
एक डेजर्ट मिलेगा एंड आपको छाछ मिलेगी। तो हर रोज़ आपको ये लंच में मिलता था। फिर 11:45 टू 1 PM ब्रेक होता है, तो आपको ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का ब्रेक टाइम मिलेगा। एंड वो टाइम पे पता है लोग क्या करते थे, मैं तो क्या करता था, मैं रूम में जाता था, रूम में झाड़ू और सुपड़ी होती थी, तो मैं स्वीप करता था मेरा रूम। सबसे पहले छोटा सा रूम है एकदम, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा रूम का भी। तो छोटा सा रूम है, झाड़ू मारता था, सुपड़ी में एकदम कचरा डाल देता था, बाहर डस्टबिन में फेंक देता था। फिर थोड़ा जो फर्श है वो भी साफ़ कर देता था पानी से, बकेट में पानी लेके। खुद से सब काम करना होता है वहाँ पर। फिर थोड़ा रेस्ट कर लेता था 12:15 को, बस फ्री होकर 12:15 टू 12:45 थोड़ा आराम कर लेता था। 12:45 को रूम के बाहर जाता था, 10 मिनट के लिए ऐसे ही देखता था नज़ारा वहाँ पर, माउंटेन्स, बर्ड्स, ट्रीज़, वेदर इतना प्यारा होता है कि बस ऐसे ही वॉक कर लेता था। एंड देन 1 PM को दूसरा राउंड ऑफ मेडिटेशन शुरू हो जाता था। तो 1 to 2:30 एक और सोलो मेडिटेशन का राउंड शुरू हो जाता है। 2:30 to 3:30 वापस अधिष्ठान मेडिटेशन, जो एकदम डिफिकल्ट वाला होता है, आपको मूव नहीं करना है। 3:30 to 5 वापस सोलो मेडिटेशन हो जाता है, जहाँ पर आप आपके हिसाब से मेडिटेट कर सकते हो, कोई टीचर नहीं रहेगा आपके सामने। एंड आप पगोडा सेल्स करके कॉन्सेप्ट होता है, आप वहाँ पर भी मेडिटेट कर सकते हो। पगोडा सेल्स क्या होते हैं, एक छोटा सा रूम होता है 6x4 का, 6 feet by 4 feet, एंड आप वहाँ पर बैठ सकते हो। मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। एंड वहाँ पर बैठ के आपको बस मेडिटेट करना है खुद से अकेले अकेले। अगर आप मुझे पूछो तो मैं सिर्फ एक बार गया था पगोडा सेल में, मुझे थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगा था बिकॉज मैं अकेला था। एंड मुझे अकेलापन जब मैं होता हूँ तब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं धम्मा हॉल जो होता है, धम्मा हॉल बहुत सारे होते हैं, वहाँ पर हॉल में 50 लोग बैठ सकते, तो मैं धम्मा हॉल में ही मेडिटेट करता था। वहाँ पर 50 में से हम लोग 20 लोग हॉल में मेडिटेट करते थे, 30 लोग उनके सेल्स में जाके अकेले अकेले मेडिटेट करते थे। ठीक है, 3:30 से 5:30 ये हो गया। 5 बजे इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, 5 से 5:30 रोज़ आपको कुरमुरे का चिवड़ा मिलेगा वहाँ पर, बनानाज मिलेंगे एंड दूध मिलेगा। 5:30 बजे स्नैक्स का टाइम खत्म, 5:30 से 6 वापस ब्रेक होता है। आप वॉक कर सकते हो, आप सोच सकते हो जो सोचना है। ये लास्ट मील होता है दिन का, आपको इसके बाद कुछ खाने नहीं मिलेगा, बस पानी पी सकते हो। 6 से 7 वापस अधिष्ठान जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला मेडिटेशन है वो होता है। 7 to 8:30 इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर डे, बिकॉज गुरुजी SN गोयंका का प्रवचन होता है, डिस्कोर्स बोलते हैं इसको। तो 7 to 8:30 में गुरुजी इतनी अच्छी और प्यारी चीज़ें सिखाते हैं, आप अगर सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आई जस्ट वांट टू कीप लिसनिंग टू दिस पर्सन एंड आई रियली विश आई कुड मीट दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगा था एक टाइम पे, काश गुरुजी अब होते हैं, मुझे उनके आशीर्वाद चाहिए, मुझे उनके पैर छूने, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। बट ये जो उनके रिकॉर्डिंग्स है, ये 1991 के रिकॉर्डिंग्स है। आप मतलब सोचो कि 1991 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल, जो आज भी रेलेवेंट है और आज भी एप्लीकेबल है। मुझे 1-2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा याद आती है उनके प्रवचन में से, एक तो ये था कि गुरुजी को माइग्रेन हुआ था एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू डू विपासना मेडिटेशन, बिकॉज उनको ऐसा था कि उनको कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा था। वो जापान चले गए, UK चले गए, US चले गए, हर एक कंट्री में चले गए, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आपका माइग्रेन बहुत डिफरेंट टाइप का है, हम ये क्योर नहीं कर सकते। एंड उनको हमेशा माइग्रेन अटैक्स आते थे। तो उनके एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि आप एक विपासना का कोर्स करके देखो एंड आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई ही एनरोल्ड इन विपासना एंड हिज लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। ही स्टार्टेड टीचिंग विपासना टू एवरीवन। ही केम फ्रॉम अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ रिच बिजनेस फैमिली, बट स्टिल ही गेव अप ऑल दैट थिंग एंड उन्होंने डिसाइड किया मुझे विपासना सिखाना है लोगों को, मुझे धम्मा स्प्रेड करना है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी टचिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। सेकंड चीज़ जो मुझे याद आती है, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी। तो वो बर्मा में बॉर्न हुए थे बाय द वे। तो बर्मा में जब उन्होंने विपासना का कोर्स सिखाना शुरू किया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ बर्मा था, ही वॉज एडिक्टेड टू एल्कोहल। एंड क्या हुआ कि उनको एल्कोहल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था एंड ही समहाउ एनरोल्ड फॉर द विपासना कोर्स एंड गुरुजी के अंडर आ गए, गुरुजी SN गोयंका। तो इसमें क्या होता है कि 5 प्रीसेप्ट्स होते हैं। 5 प्रीसेप्ट मतलब कि आपको 5 प्रोमिसेस लेने होते हैं कि आप ये 5 प्रोमिसेस नहीं करोगे तभी आपको विपासना में आना मिलेगा। क्या होते हैं ये प्रोमिसेस? नॉट अलाउड टू स्टील, नॉट अलाउड टू किल एनीवन, नॉट अलाउड टू कंज्यूम एल्कोहल, आप किसी भी अपोजिट जेंडर के व्यक्ति से बात भी नहीं कर सकते हो। और 5th एक और है, मैं भूल रहा हूँ शायद, बट 5th एक और है। एंड इसमें क्या होता है कि आपको ये 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ बर्मा था, तो ये बोला कि ये 5 में से एक मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, जो कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल है। एंड ही वॉज रिक्वेस्टिंग गुरुजी कि मुझे बस 1 पैक रोज लेने दो, या तो 1 पैक मुझे 3 दिन में एक बार लेने दो, या 1 पैक मुझे 10 दिन में एक बार तो लेने दो, बिकॉज मुझे एडिक्शन है अल्कोहल का। उन्होंने बोला सॉरी, वी वोंट बी एबल टू टेक यू। बट द प्रेसिडेंट वॉज सो डिटरमिन कि उन्हें करना ही था, बहुत लाइफ में स्ट्रेस आ गया था, टेंशन आ गया था। एंड आफ्टर द 10th डे वॉज ओवर, ही क्विट एल्कोहल, बिकॉज उन्हें वो एल्कोहल का सेंसेशन जो होता है वो पसंद ही नहीं आ रहा था। जो फीलिंग होती है एल्कोहल कंज्यूम करने की वो पसंद ही नहीं आती थी, बिकॉज दैट्स व्हाट इज टॉट इन दीज 10 days, दैट जो भी आपको सेंसेशन होता है, जो भी फीलिंग होती है, उसकी ना क्रेविंग होनी चाहिए ना हेट्रेड होना चाहिए, आपको इक्वानिमस, आपको समता भाव से हर एक सेंसेशन को फील करना है। तो ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी मुझे उनके प्रवचन की। एवरी वन ऑफ अस यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू 7 PM, बिकॉज ऐसे लगता था कि 7 to 8:30 PM बेस्ट टाइम होने वाला है।
8:30 to 9 PM वापस स्मॉल राउंड ऑफ मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन होता था। एंड अगेन ग्रुप मेडिटेशन में आप एकदम नॉर्मली मेडिटेट करो, मैं आपको बताता हूँ मेडिटेट कैसे करते थे। एंड देन मेडिटेट करने के बाद 9 बजे लोग सोने चले जाते थे। तो ये था 9 PM to 4 AM का स्लीप साइकिल एंड 4 AM to 9 PM का पूरा आपका वर्किंग रूटीन ऑफ मेडिटेशन। ये होता है पूरा रूटीन। तो मैं आपको बताता हूँ, तो पहले 3 दिन क्या करते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है आन पान मेडिटेशन। तो पहले 3 दिन हम लोग करते हैं आन पान मेडिटेशन, जिसका मतलब क्या होता है, आप आपकी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो, आप आपका रेस्पिरेशन ऑब्जर्व करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सेंस करना है कि जो ब्रीदिंग हो रही है उसके आपके नोज पे क्या सेंसेशन आ रहे हैं। सेंसेशन मतलब क्या, या तो आपको इचिंग हो रही है, या तो आपको टिकलिंग हो रही है, या तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, या तो आपको कुछ भी महसूस हो रहा है आपके नोज पे, वो होता है सेंसेशन। तो कोई भी अगर फीलिंग आ रही है आपको आपके नोज़ पे, तो वो आपको सिखाया जाएगा फॉर द फर्स्ट 3 डेज। आपको बस पूरा ध्यान आपके नोज़ पे डालना है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। दैट इज कॉल्ड एज आन पान मेडिटेशन। इसमें बहुत बार क्या होता है, अपना मन जो है डाइवर्ट हो जाता है एंड अपना जो थॉट प्रोसेस है, बहुत रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, मतलब पास्ट के थॉट्स, ऐसे थॉट्स आते हैं कि जो फ्यूचर में होने भी नहीं वाले। मेरे साथ होता था, नेगेटिव थॉट्स भर भर के आते थे डे 1, डे 2, डे 3 पे। और कैसे नेगेटिव थॉट्स, मैं आपको बताऊँ, इंट्रोडक्टरी सेशन में हमें कहा गया था कि इन केस ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड वाटर सप्लाई और वाटर कट, प्लीज फिल एन एक्स्ट्रा बकेट ऑफ वाटर। तो मैं सोचने लग गया, अरे यार इधर तो पानी भी नहीं मिलेगा, अरे यार इधर तो पानी कट हो जाता है, जो हुआ ही नहीं 10 दिन में कभी। इंट्रोडक्टरी सेशन में हमें कहा गया था इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कट। फिर मैं सोचने लग गया कि अरे यार इधर तो बिजली भी नहीं होगी, अगर फैन नहीं होगा तो मैं यार रात को सो कैसे पाऊंगा, मैं एकदम टेंशन लेने लग गया। फिर एक बार क्या हुआ कि रात को मुझे एकदम ऐसे नॉइज़ आने लग गई, एकदम डॉग्स की बार्किंग की आवाज़ आने लग गई। तो मैं डर गया था, मुझे ऐसे लग गया था कि अरे यार ये तो एक जंगल है, कुछ हो ना जाए ऐसे वैसे। तो ऐसे बहुत रैंडम नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत किडिश है, बट सबके साथ ऐसे होता है, बिकॉज आप अकेले होते हो तो आपको ऐसे रैंडम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यही सिखाया जाता है, हाफ ऑफ द time of human beings is gone in thinking those things which are never going to happen, and which is what is taught here कि आपको ये सब सोचना ही नहीं, आपको बस आपके बॉडी पे ध्यान देना है, आपको आपके माइंड पे ध्यान देना है। ऑटोमेटिकली ये थॉट्स वैनिश होने वाले, ये थॉट्स डिसअपियर होने वाले। एंड दैट वाज समथिंग विच आई लर्नड इन विपासना। तो पहले 3 दिन हो गए आनपान मेडिटेशन। डे 4 होता है विपासना डे, जिसमें आप क्या सीखते हो, विपासना मेडिटेशन की टेक्निक। अब विपासना मेडिटेशन होता क्या है, आपको फ्रॉम माइंड टू फीट हर एक बॉडी पार्ट का सर्वे करना होता है। सर्वे मतलब क्या, आपको 1 घंटे के लिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो हर एक बॉडी पार्ट पे 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम बिताओ और देखो आपको क्या सेंसेशन आ रहे हैं। स्टार्टिंग में डे 1, डे 2, डे 3 ऑफ विपासना मेडिटेशन आपको कुछ नहीं लगेगा, मतलब डे 4, 5, 6 जो है आपको ऐसे लगेगा कि कोई सेंसेशन नहीं आ रहे, बट डे 7, डे 8 ऑटोमेटिकली अगर आप नॉन स्टॉप बैठोगे ना 60 मिनट्स के लिए विदाउट मूविंग अ सिंगल पार्ट, आपको लगेगा कि आपके सिर में कुछ हो रहा है, आपके शोल्डर्स में कुछ हो रहा है, आपके बैक में पेन आएगा बिकॉज आप स्ट्रेट बैठे हो, आपके थाइज में बहुत ज़्यादा पेन आएगा बिकॉज आपके थाइज में भी एकदम ऐसे स्ट्रेन आने लग जाएगा बिकॉज आप बैठे हुए हो नॉन स्टॉप विदाउट मूविंग एनी सिंगल पार्ट। आपकी जो फिंगर्स है या तो आपकी जो टोज है या तो आपका जो वो फुट है पूरा सोल पार्ट, वो नम हो जाएगा, वो एकदम ऐसे लगता है कि वाइब्रेट करने लगेगा और ऐसे लगेगा कि आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है। ये मेरे साथ होता था और मैं पता है मैं 60 मिनट्स नॉन स्टॉप बैठता था विदाउट मूविंग अ सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी। एंड आई थिंक वी आर ओनली 4 or 5 स्टूडेंट्स इन द एंटायर बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन आर हॉल। टोटल 300 लोगों की बैच होती है, 300 मेल 300 फीमेल, और 300 मेल में से 50 लोग हैं, ऐसे 6-6 हॉल्स होते हैं जहाँ पर 50 लोग बैठ सकते हैं। तो 50 लोग में से आई थिंक 3 या 4 ही लोग थे हम लोग कि जो एकदम सिंसियरली कर पा रहे थे और ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी फ्लोट हो रही है एट द एंड ऑफ 50th और 60th मिनट। मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि मैं एकदम आसमान में तैर रहा हूँ। एंड दैट फीलिंग इज जस्ट सरियल विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट। तो ये होता है कि आप माइंड से फीट तक हर एक बॉडी पार्ट का सर्वे करते हो। एंड अगर आपको सेंसेशन नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको आप वहाँ पर। जैसे अगर मैं फोरहेड पे हूँ तो फोरहेड पे 1 मिनट रुको, सोचो क्या हो रहा है फोरहेड पे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप मूव ऑन करो। फिर फोरहेड से आईब्रोज पे आए, आईज पे आए, नोज पे आए, चिन, थ्रोट, देन चेस्ट, अब्डोमेन, थाइज। तो हर एक बॉडी पार्ट का सर्वे करना है एंड आपको देखना है कौन से सेंसेशंस फील हो रहे हैं। और क्या करना है, अगर एक प्लेजेंट सेंसेशन है तो उसके प्रति आपको एकदम ऐसे क्रेविंग वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर एकदम वाइब्रेशन अच्छा वाला सेंसेशन आ गया या तो एकदम आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको क्रेविंग नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत अनप्लेजेंट सेंसेशन है, मतलब आपको पेन बहुत है, जैसे मुझे होता था बैक में, मुझे होता था लेग्स में, थाइज में स्पेसिफिकली, मुझे ऐसे शोल्डर्स में भी होता था, शोल्डर्स एकदम ऐसे स्टिफ हो जाते थे, तो उसके टाइम आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको हेट्रेड नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि अरे यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे भागना है यहाँ से। यू हैव टू बी इक्वानिमस, आपको समता भाव से सारे सेंसेशंस देखने। एंड जब आप समता भाव से देखोगे तब ही आप विपासना का फ़ायदा उठा पाओगे। द एंटायर थिंग ऑफ डूइंग दिस इज सो दैट यू डोंट हैव एनी
पर्टिकुलर फीलिंग टुवर्ड्स एनी सेंसेशन, एंड दैट इज़ वॉट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज द मेन रीज़न आई वेंट फॉर विपासना मेडिटेशन वॉज बिकॉज मुझे ना रिएक्ट करने का बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग हो जाता है। मतलब अगर मेरी चीज़ के हिसाब से कुछ हुआ नहीं तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ, बहुत हाइपर हो जाता हूँ। मेरे टीम में अगर कोई गलती करता है, अगर एडिटर ने सबटाइटल्स में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या तो क्यूसी टीम जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है उन्होंने बराबर से क्यूसी नहीं किया, तो मैं उन पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि ये सब बराबर नहीं, ये सिली मिस्टेक मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। या तो एकदम फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मॉम डैड के साथ मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या तो मेरे जैसी बात नहीं मानी जा रही, तो मैं बहुत रिएक्ट कर देता था। मुझे ऐसे लगता था कि यार मेरे जैसा नहीं हो रहा है तो यार ये एकदम मतलब बराबर नहीं है या तो ये गलत है। बट दैट इज़ रॉन्ग एंड दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज नाउ कि ऐसा नहीं होता है कि आपको रिएक्ट करना है, आपको सामने वाले की सिचुएशन भी समझनी है एंड यू हैव टू टेक इट ईजी, नॉट रिएक्ट, जस्ट टेक इट ईजी एंड देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो ये सीखने मिलता है जब आप विपासना मेडिटेशन करते हो। तो सेंसेशंस जो भी है आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको एकदम इक्वानिमस रहना है एंड आपको सारे सेंसेशंस को इक्वली देखना है। तो पता है गुरुजी ने हमको एक 7 to 8:30 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई थी। कोई भी व्यक्ति है ना, ही इज़ नॉट अडिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग्स और एनीथिंग। जैसे इवन फॉर मी आई एम नॉट अडिक्टेड टू कोका कोला, बट आई एम अडिक्टेड टू द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ कोका कोला। जब एक कोई भी व्यक्ति अल्कोहल से अडिक्टेड है, ही इज़ नॉट अडिक्टेड टू अल्कोहल, ही इज़ अडिक्टेड टू द सेंसेशन ऑफ द taste of that alcohol when it touches the throat or touches the abdomen. And that sensation, अगर आप सेंसेशन की क्रेविंग ही नहीं करोगे जो आप सीखते हो 10 दिन में, तो आपको अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ भी एडिक्शन की कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। आप कोई भी एडिक्शन से दूर हो जा सकते हो विपासना मेडिटेशन के थ्रू। स्मोकर्स को एडिक्शन होता है नॉट ऑफ स्मोकिंग बट द सेंसेशन एंड द फीलिंग दैट दे गेट आफ्टर स्मोकिंग। एंड अगर आपकी कोई क्रेविंग ही नहीं होगी सेंसेशन के प्रति, तो आपको कोई एडिक्शन ही नहीं होगा कोई भी चीज़ का। तो चलो मैं आपको विजुअल टूर देता हूँ। तो मैं आपके सामने मैं कुछ वीडियोस प्ले करता हूँ, तो ये वीडियोस में आप देख सकते हो। तो ये वीडियो जो है ये हमारा एक ये सेंटर था बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग वॉक करके जाते थे। लेफ्ट में आप देखोगे तो पानी भरने के लिए था, राइट में देखोगे तो ये एकदम ऐसे टेम्पल जैसा है। यहाँ पर पगोडा सेल्स होते हैं जो मैं सेल्स बता रहा था, और यहाँ पर लोग इंडिविजुअली मेडिटेट करने आ सकते हैं। एकदम ब्यूटीफुल व्यू है और एकदम अच्छा लगेगा और एकदम पीसफुल लगेगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप ये देखोगे तो ये सारे सेल्स है जो भी आपको राउंड में वो येलो कलर के दिख रही है, ये सारे पगोडा सेल्स है और यहाँ पर लोग मेडिटेट कर सकते हैं। और लेफ्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर धम्मा हॉल था जहाँ पर मैं मेडिटेट करता था। ये धम्मा हॉल है, ये धम्मा हॉल 3 था मेरा जहाँ पर मैं मेडिटेट करता था। और यहाँ पर आप देखोगे तो पिलोज रखे, एवरीवन यूज्ड टू सिट हियर स्ट्रेट एंड यहाँ पर हम लोग मेडिटेट करते थे। प्रोजेक्टर है बिकॉज शाम को प्रवचन यहाँ पर प्रोजेक्टर पर सुनाया जाता था। 7 to 8:30 का डिस्कोर्स। ये मेरी सीटें जो मैंने जूम इन की, यहाँ पर मैं बैठता था। तो ये वॉकिंग एरिया बेसिकली यहाँ पर मैं वॉक करता था। तो आफ्टर माई लंच आई थिंक 11:30 को मेरा लंच खत्म हो जाता था। 11:30 to 11:45 11:50 यहाँ पर मैं वॉक करता था। अभी यहाँ पर कोई दिखेगा नहीं आपको बिकॉज ये मैंने शाम को वीडियो क्लिक किया था। बट ये वीडियो जो है अगर मैं मतलब ऑफकोर्स ये मोबाइल 10th डे पे आया मेरे पास, तो मैं ये वीडियो सारे 10 डे पे क्लिक कर पाया। ये अलाउड नहीं था वीडियोज बिकॉज मोबाइल ही नहीं था डे 1 to day 9, तो 10 डे को मोबाइल सबको मिल जाता है। तो ये वीडियोज़ मैंने 10 डे पे क्लिक किया। तो यहाँ पर बहुत लोग वॉक करते थे और बहुत लोग सोचते थे उनके लाइफ के बारे में। लेफ्ट में देखोगे तो ये यहाँ पर हम लोग रहते थे। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत लोग स्टे करते थे और हर एक को इंडिविजुअल को सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स दिए जाते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन को सिंगल ऑक्यूपेंसी थे, कुछ लोगों को डबल ऑक्यूपेंसी रूल्स भी थे। तो नेक्स्ट वीडियो पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कभी कभी बैठता था, इसको थोड़ा साफ करके बैठता था। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एकदम अच्छा सा व्यू है, प्यारा सा व्यू है। यहाँ पर मैं बस देखते ऐसे ही सोचता था कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, लाइफ में मुझे क्या बेटर करना चाहिए एक्सेट्रा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये पगोडा सेल्स होते हैं, इसकी एंट्रेंस होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा नाम भी होगा कुशल संतोष लोढ़ा 266, मतलब मेरा सेल का नंबर है 266। तो देखो ये सेल होता है, ये पगोडा सेल है। तो यहाँ पर बेसिकली 6x4 का सेल है। तो ये आप सेल में अंदर जाओगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको देखो ये कुशन और आपको पिलो होगा। तो आप कुशन और पिलो नीचे बैठ सकते हो और नीचे डाल के आप मेडिटेट कर सकते हो फॉर 60 मिनट्स 1.5 आवर्स आपके हिसाब से। ये जो है ये पूरा गार्डन जैसा एरिया है। ये मैं नीचे जा रहा हूँ तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं रहता था। एंड राइट साइड में नीचे जाके वहाँ पर हमारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे। तो ये पूरे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे। तो एवरीवन यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे, ये जे वाला हमारा सेगमेंट था। तो यहाँ पर सबको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स थे। तो ये मेरा रूम है J33 जो मेरे रूम का ये था। तो यहाँ पर देखो मैं पहले चेक करता था कोई कीड़ा नहीं है वगैरह। फिर उसके बाद मैं अंदर जाता था तो ये अगेन लॉक, यहाँ पर लॉक नहीं होता है तो चाबी नहीं होती। तो अगेन कुछ होता नहीं अंदर, कोई चोरी ऑफकोर्स करेगा नहीं बिकॉज सब रिलीजियस एक्टिविटी के लिए है। ये मेरा रूम है। तो यहाँ पर देखो ये एकदम छोटा सा रूम, एकदम छोटा सा प्यारा सा रूम। यहाँ पर मैं सोता था। तो ये छोटा सा फ़ैन यहाँ पर। एंड यहाँ पर राइट साइड में ये झाड़ू भी है एंड यहाँ पर सुपड़ी भी है। तो बेसिकली एवरीवन यूज्ड टू जस्ट स्वीप एंड क्लीन देयर ओन रूम्स एज वेल।
एंड ये वाला जो वीडियो है ये बेसिकली मेस एरिया है, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पर बेसिकली किसको भी खाना खाना है, इवनिंग स्नैक्स खाना है, तो यहाँ पर हम लोग लंच और इवनिंग स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते थे। तो ये पूरा हमारा डाइनिंग एरिया है, वो जहाँ पर स्नैक्स और वो सब मिलता था। और देखो ये प्रवचन का वीडियो, तो बेसिकली ये गुरुजी का प्रवचन होता था। तो ये प्रवचन में बेसिकली हम लोग ऐसे बैठते थे एंड गुरुजी हमें सिखाते थे बहुत ज़्यादा बातें। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑनेस्टली। ये भी बेसिकली प्रवचन का ही पार्ट है। तो बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर बैठते थे। ये बड़ा वाला हॉल था, तो ये धम्मा हॉल 2 था जहाँ पर कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी एंड यहाँ पर भी बेसिकली सब गुरुजी के प्रवचन सुन सकते थे। ये मॉर्निंग का 4:30 AM का स्निपेट है। ये बेसिकली 4:30 बजे मैं जा रहा हूँ, मेरे रूम से निकला हूँ एंड मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ सुबह 4:30 बजे। डे 11 का वीडियो है ये। डे 11 को सुबह 4:30 बजे का जो मेडिटेशन का सेशन था वहाँ पर मैं करने गया था। तो बेसिकली ऐसा होता है वहाँ पर, तो मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांति होती है एंड आई थिंक मतलब सबको विपासना करना चाहिए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स में बहुत बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। आई थिंक एक चीज़ मैं जो सीखा, ऑब्जर्व करना मैंने बहुत ज़्यादा सीखा ये पूरे विपासना के एक्सपीरियंस में से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। धम्म सेवक जो मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोग धम्म सेवक होते हैं। मैंने एक धम्म सेवक को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। उनका नाम था रघुवेंद्र आचार्य। वो मुंबई के ही है एंड वो माटुंगा में रहते हैं एंड उनका आचार्य.com का बिजनेस है। नाउ ही बिकेम अ धम्म सेवक एंड मैंने उनकी 3 चीज़ें बहुत अच्छी ऑब्जर्व की, मुझे बहुत बहुत पसंद आई। वो बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं मुंबई में एंड वो वहाँ पर फूड सर्व कर रहे थे, बटर मिल्क सर्व कर रहे थे सब लोगों को। तो 3 इंसिडेंट्स मैंने उनके नोटिस किए। एक बार क्या हुआ कि अभी लंच में मैंने जैसे आपको दिखाया, तो 2 साइड में ऐसे डिशेस रखे होते, 2 साइड में फूड रखे होते। तो हमारे जो साइड का टेबल था वहाँ पर बेसिकली छाछ जो थी, जो बड़े कैन में छाछ थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो हमेशा बार बार वो छोटे कैन में छाछ दूसरे साइड पे जाते थे, छाछ भर देते थे एंड वापस इधर आते थे और 4 से 5 ग्लास जिसको भी चाहिए छाछ उनको दे देते थे। वापस वो उधर जाते थे सेकंड साइड पे एंड वहाँ पर छाछ रिफिल करके आते थे एंड सबको इधर सर्व करते थे। तो ही डिड नॉट हैव द टाइम कि ओके वहाँ पर टाइम नहीं था किसी के पास क्योंकि वापस वो छाछ पूरी इसमें रिफिल कर दे। तो उन्होंने फटाफट, क्योंकि लोग आ रहे थे छाछ मांगने के लिए, तो उन्होंने फटाफट उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके ये दिया। आई रियली लाइक दिस अ लॉट एंड मैं ऑफकोर्स उनको बता नहीं पाया तभी बिकॉज आई कुड नॉट स्पीक टू हिम, बट मैंने डे 10 पे उनको बताया कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो एंड आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब आती। मैंने आपको 9 के 9 दिन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया एंड आपको मैं कहना चाह रहा था। सेकेंड चीज़ क्या हुई कि वहाँ पर एक बंदे ने टी जो है, चाय जो है, वो गिरा दी नीचे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, कपड़ा लाया, कपड़े से पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली कपड़े से भी वो पूरा वाइप नहीं हुआ। वो अंदर चले गए पूरा किचन में, वहाँ पर से एक बड़ा सा मॉब लाया उन्होंने एंड देन वो मॉब के थ्रू उन्होंने पूरा वाइप किया तुरंत 2 मिनट में, सो दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल एंड कोई भी किसको भी परेशानी नहीं हो रही है। अ मैन ऑफ हिज स्टेचर, ही मस्ट बी इन हिज 50s और 60s, अ मैन ऑफ हिज स्टेचर एंड इतने बार विपासना करने के बाद भी ही वॉन्ट्स टू सर्व एवरीवन, विच इज़ कमेंडेबल। तीसरी चीज़ क्या हुई कि गलती से किसी से एकदम छोटा सा मिल्क का जो पोर्शन है थोड़ा सा नीचे गिर गया था। उन्होंने पता है क्या किया, उनके दोनों पैर उन्होंने ऐसे रखे कि वो दूध का छोटा सा गिरा हुआ हिस्सा जो है वो उनके बीच में, दोनों के पैर के बीच में, और वो तुरंत जा नहीं सकते थे साफ़ करने के लिए बिकॉज बहुत लाइन आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके दोनों पैर आसपास रख दिए एंड जो भी आ रहा है वो ये दूध के इस पर स्टेप ना करे, तो उन्होंने वैसे कर दिया ताकि किसी को इनकन्वीनियंस फील ना हो। मतलब आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज लाइक कि इतने अच्छे इंसान हैं एंड यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है। मतलब ऐसे टाइप के लोग अगर पूरी दुनिया में हो गए तो यार लाइक ह्यूमैनिटी तो हमेशा ही रहेगी। ऐसे टाइप के लोग चाहिए। तो मैं ऑब्जर्व करना सीखा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी चप्पल जो है वो उनके दरवाजे के बाहर ही निकालते हैं। मैं तो मेरे दरवाजे के अंदर लेके जाता था। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता था उनके दरवाजे के बाहर चप्पल है एंड मैं देखता था कि यार ये रिचुअल होगा या तो उनको उनके नहीं चाहिए चप्पल अंदर आनी चाहिए ताकि गंदगी ना हो। एंड पीपल आर वेरी वेरी एडमेंट एंड वेरी वेरी रिलीजियस अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटीज़। फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी बात नहीं कर रहा। मैंने एक ऑब्जर्व किया कि एक जो छोटा सा बच्चा आया था 19 या 20 ईयर्स ओल्ड का था, वो किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था। जो वो बात करने की कोशिश कर रहा था 7th या 8th डे पे, सामने वाले बंदे ने उसको भाव भी नहीं दिया बिकॉज ही वांटेड टू एंश्योर कि ही इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीवन। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। वाई डू दे प्रेफर और वाई डू दे टेल यू दैट यू आर नॉट सपोज टू टॉक? वाई? बिकॉज अगर आप बात करने लग गए आपके दोस्तों के साथ या तो कोई भी लोगों के साथ, तो क्या होगा कि आप आपके फ्रेंड्स को बोलोगे कि आपको कैसे सेंसेशंस फील हो रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स बने वो आपको बोलेंगे कि आप उनको कैसे सेंसेशंस फील हो रहे हैं। किसी को एकदम सेंसेशंस फील ही नहीं हो रहे पहले 3-4 दिन, किसी को बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो क्या होगा कि क्रेविंग हो जाएगी कि ओके लेट्स से अगर मैं किसी से बात करता हूँ, मैंने किसी को पूछा कि तुझे कैसे फील हुआ, उसने बोला कि मुझे तो एक इलेक्ट्रिक करंट आया पूरे बॉडी में। मैं सोचूंगा कि यार
भगवान मुझे भी इलेक्ट्रिक करंट दो, तो ये क्रेविंग हो जाएगी. दे डोंट वॉन्ट एनी वन टू क्रेव और दे डोंट वॉन्ट एनी वन टू अवर्स और हेट एनी सेंसेशन. तो इसीलिए वो किसी को किसी से बात नहीं करने देंगे. ऑफकोर्स मतलब वो ऐसा नहीं कि रूल फोर्स कर देंगे कि आप किसी से बात मत करो. जो लोग इनसिंसियर होते हैं वो लोग बात कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि उनको नहीं चाहिए आप बात करो, बिकॉज कोई भी सेंसेशन की क्रेविंग या आपको कोई भी सेंसेशन का अवर्जन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ द मेन रीज़न. तो एक लड़का किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर कर दिया, एंड मतलब कोई किसी से बात भी नहीं करेगा ऑनेस्टली, एक्सेप्ट 2 और 3 पीपल जिनको एकदम इच्छा हो रही है बात करने की. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप क्या है कि आपको ऐसे लगता है कि आपको बात करने की इतनी आदत है कि आपको बात करने बिना रहेगा ही नहीं. अभी मेरी बात करता हूँ, मैं एक पॉडकास्टर हूँ, मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ. मैं पिछले 30 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप. मैं हर हफ्ते 3 पॉडकास्ट शूट करता हूँ, 3 पॉडकास्ट अपलोड करता हूँ. बट डजंट मीन दैट आई कांट स्टॉप टॉकिंग, राइट. अगर मेरे जैसा बंदा जिसका काम ही है बात करना, आई टॉक फॉर अ लिविंग, आई टॉक फॉर मेकिंग मनी, अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है ये, तो मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा कर सकता है. बिकॉज 10 दिन बिना बोले रहना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ट्रस्ट मी. बहुत सारे लोग रूम में जाते हैं एंड देन रूम में खुद से बात करते हैं. मैंने तो वो भी नहीं किया था, बिकॉज मेरे को कोई पॉइंट नहीं लग रहा था. मैं तो बस रूम में जाता था और तुरंत सो जाता था. तो बेसिकली आपको बात भी नहीं करनी है. एंड सेकेंडली क्या होता है कि आपको लगेगा कि डे 1, 2 एंड 3 थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी, बिकॉज आप अकेले रहते हो, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रैंडम थॉट्स आते हैं. बट आई थिंक दैट इज़ फाइन, बिकॉज उसमें होता क्या है कि आपका एकदम नेगेटिविटी जो है वो चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड सेकेंडली बहुत सारे लोग, पता है क्या होता है कि 3rd और 4th डे पे ना उनको इतनी प्रीवियस मेमोरीज की फ्लैशबैक आ जाती है ना, तो बहुत सारे लोग रोने लग जाते हैं बाय द वे. एंड ये होता है बिकॉज द थिंग इज दैट यू गेट टू जस्ट रिवाइज और मे बी यू गेट टू रिफ्रेश ऑल योर पास्ट मेमोरीज, बी इट गुड मेमोरीज, बी इट बैड मेमोरीज, बी इट प्लेजेंट अनप्लेजेंट मेमोरीज, सब आपकी याद आती है. ऐसे लगता है कि आपका एक पूरा मूवी चल रहा है. एंड आपको रात को जाते टाइम अकेले जब आप सोते हो ना, तब आपको ऐसे लगता है कि अरे यार मैंने इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मैंने इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. आपको बहुत रिग्रेट या गिल्ट फील होता है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन यू गेट टू लर्न एंड देन यू गेट टू नो कि ये सब नहीं होना चाहिए था. तो मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुई थी एंड मुझे क्या लगता है कि मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे. तो एक बार क्या हुआ था कि एक वहाँ पर एक मौसी थी, तो मौसी वहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी पाइप के थ्रू, एंड मैं वॉक कर रहा था. एंड वहाँ पर क्या था कि एक वॉल थी, तो उनको पता नहीं था कि मैं वॉक करके आ रहा हूँ. तो मैं वॉक करके आ रहा था, उन्होंने पाइप के थ्रू थोड़ा फोर्स ज़्यादा था एंड देन पानी मेरे ऊपर उड़ गया. तो उनको लगा कि मैं डांटूंगा या चिल्लाऊंगा. उन्होंने बहुत सॉरी बोला, बट मैंने बोला ठीक है, होता है. मैं तुरंत गया रूम में एंड देन मैंने सुखा लिया पैंट, तो कुछ हुआ नहीं ऐसा. अगर मैं पहले होता मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड वेरी हाइपरली, या तो मैं एकदम ऐसे पागलों जैसे रिएक्ट कर लेता. सेकंड इंसिडेंट ये हुआ मेरे साथ कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डरावना था इन अ सेंस कि क्या हो गया कि मैं ब्रेकफास्ट करने गया था 7 AM को. 7:15 को मैं आया वापस. 7:15 7:20 को जब मैं आया, तब आई सॉ डेड स्नेक आउटसाइड माई रूम. वेरी स्मॉल स्नेक, तो स्मॉल स्नेक था, बट आई वॉज वेरी स्केर्ड बिकॉज स्नेक भी हो सकता है. एंड देन मैं जंगल में था, तो वहाँ पर स्नेक्स हो सकते हैं. तो मैंने धम्मा सेवक को बुलाया एंड देन मैंने उनको बोला ये देखो. मैंने तभी, दैट वॉज द ओनली टाइम व्हेन आई लाइक स्पोक समथिंग, कि तभी मैंने मौन तोड़ा बिकॉज मैं थोड़ा डर गया था. तो मैंने उनको बोला कि ये देखो सांप है, मैं तो इधर नहीं रह सकता हूँ एट्सेट्रा. तो उन्होंने सांप वो लिया एंड देन फेंक दिया. देन मैं जब मैनेजमेंट टीम के पास गया, डे 9 की बात है, जब मैं उनके मैनेजमेंट टीम के पास गया, उन्होंने बताया कि देखो ये जंगल है, यहाँ पर छोटे स्नेक्स हो गए, बट ये भी जो स्नेक्स है अगेन ये कभी नहीं होते. क्लीनिंग वगैरह मतलब हम लोग इंश्योर करते नहीं हो गए, वो नए यूनिट्स बने थे, तो वहाँ पर जो था कंस्ट्रक्शन एरिया उसकी वजह से आए होंगे. बट वील मेक श्योर कि ये नहीं होगा एंड आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट जो मेरे आसपास लोग भी रह रहे थे सब बाहर आ गए थे एंड सब एकदम नॉर्मल थे, कैजुअल थे, कोई हाइपर ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था. आई वॉज सरप्राइज कि इतनी बड़ी बात है एंड मैं मतलब एकदम डर गया हूँ. कोई भी नहीं डर रहा है एंड सब बोल रहे हैं कि नॉर्मल, कोई नहीं, सब हो जाएगा, आप एकदम शांत रहो, अगर आप उनको कोई चोट नहीं पहुंचाओगे तो वो आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगी एट्सेट्रा. तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा हाइपर रिएक्ट नहीं किया. मैंने भी सोचा कि चलो ये लोग अगर कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, तो मैं भी ऐसे सोच सकता हूँ. एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, मॉस्किटोज एट्सेट्रा. मुझे बहुत डर लगता है, मतलब ऐसे कॉकरोचेस का, या तो कोई भी एकदम ऐसे वो होते हैं ना ग्रास हॉपर्स, या तो लिजर्ड्स. तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत ऐसे हाइपर रिएक्ट कर देता हूँ अगर मैंने ये देख लिया तो. बट ये 10 दिन में इतने ज़्यादा मॉस्किटोज, इतने ज़्यादा लिजर्ड्स देख लिए थे, तो एकदम ऐसे 9-10 डे तक ऐसे था कि यार ठीक है यार, मतलब ठीक है, अभी लिजर्ड है तो है, क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करेगी हमको, हम कुछ नहीं करने वाले. कोई भी मॉस्किटो है तो हम लोग इंश्योर करते थे कि एकदम वी हैव टू बी वेरी सटल एंड वी हैव टू बी वेरी इक्वानिमस टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ. मुझे ऐसे लगता था कि मैं एकदम ऐसे शेल में रह रहा हूँ एंड मुझे 10 दिन में ऐसे लगा कि मैं शेल के बाहर चला गया. आई वेंट आउटसाइड माई कंफर्ट जोन. तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई. सेकेंड इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास ये हुई कि 9th डे को मैं सो नहीं पा रहा था. स्नेक का जो इंसिडेंट हुआ ना, तो रात को 9 बजे से 12 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. इनफैक्ट ये डे 2 पे भी हुआ था मेरे साथ. 9 से 11 बजे तक
मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप अकेले होते हो, आपको भूख लगती है कभी कभी, बिकॉज आपका लास्ट मील होता है 5 to 5:30 PM। तो लोग क्या करते थे कि लोग पानी की बॉटल एक्स्ट्रा भर के जाते थे एंड पानी बहुत ज़्यादा पी लेते थे, सो दैट कि वो थोड़ी भूख कम हो जाए। बट मैं क्या रेकमेंड करूँगा कि आप ना इवनिंग स्नैक्स थोड़े हैवी कर लो एंड आप बेसिकली पानी की बॉटल ले लो एंड देन पानी इतना पियो कि आपको भूख ही ना लगे। 9 साढ़े 9 बजे आप सोने का ट्राई करो। नींद नहीं आएगी 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक, बट जस्ट ट्राई टू एंश्योर कि आप सो रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या होता है पता है कि आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी आप खुद की नहीं कर सकते हो, आपको बस आपकी बॉडी पे फोकस करना है, माइंड पे फोकस करना है। गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि आपकी जो स्लीप है ना वो बहुत कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज आप आपके माइंड को रेस्ट दे रहे हो। आप जब मेडिटेट भी कर रहे हो ना, माइंड अगर आप बॉडी पार्ट्स पे फोकस कर रहा है ना, माइंड इज रेस्टिंग ओनली। तो इवन इफ यू डोंट गेट स्लीप, बट इवन इफ यू आर रेस्टिंग एंड माइंड इज कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी, इट मीन्स माइंड इज रेस्टिंग। माइंड नीड्स 7 hours ऑफ रेस्ट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्लीपिंग और इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ये मुझे बहुत प्यारी बात लगी। एंड 10 दिन ऑन एन एवरेज मैं कितना 6 घंटे सोया होगा, 6 या मैक्सिमम 6.5 घंटे। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 9 घंटे रोज सोता था, 10 से 7 या तो 11 से 8 विपसना के जाने के पहले। मैं अगर 9 घंटे सोता था और अगर मैं 6 घंटे सोने लग गया हूँ, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल और विच इज़ एक्सट्रीमली लाइक रिवॉर्डिंग। एंड ये 6 घंटे आपको ऐसे नहीं लगता है कि अरे यार 6 घंटे सोए तो मेरा दिमाग दुखेगा एक्सेट्रा। आपका 6 घंटे में आप सोते हो, बट 1 घंटा 2 घंटा जो मेडिटेशन करते हो वो भी रेस्ट ही है। तो दैट इज़ समथिंग विच वॉज रियली वेरी न्यू टू मी कि आपकी जो स्लीप है वो भी आप मेडिटेशन, माइंड रेस्ट करके आप मेडिटेट कर सकते हो और आपकी स्लीप उसके फॉर्म में हो जाएगी। और लास्टली एक और स्टोरी जो है जो मुझे आज याद है कि बेसिकली आई डिड नॉट इवन विश ऑन माई मॉम्स बर्थडे। मेरे मॉम का बर्थडे था 21 फरवरी, जो डे 9 था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को, मैंने बहुत बोला कि मेरी मॉम का बर्थडे है। माई मॉम ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट आई विल विश हर द फर्स्ट एट 12। अभी तो 12 बजे तो मैं कर नहीं सकता बिकॉज मैं सो गया था, बट एटलीस्ट मुझे आज करने दो, बात करने दो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। एंड वहाँ पर मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं चीट करके, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स आते कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैं उनका मोबाइल लेके मॉम को फ़ोन करूँ क्या, तो मैं मॉम को मैसेज डालूँ क्या। बट देन आई डीप डाउन आई रियलाइज कि मॉम इज़ ऑल्सो वेरी मैच्योर्ड एंड शी नोज दैट आई एम इन विपासना मेडिटेशन। तो मैं डे 10 पे जब मोबाइल मिलने ही वाला है 22 फरवरी को, मैं तभी विश कर दूंगा एक दिन बाद। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो एकदम नाराज़ हो जाएगी, शी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी ओनली। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि आपकी मॉम और खुश होगी अगर आप आज नहीं विश करोगे, कल विश करोगे, बिकॉज उनको पता है आप डिसिप्लिन्ड और सिंसियर हो। एंड दैट रियली हैपेंड व्हेन आई विश्ड हर ऑन 22 फरवरी एट 10:30 AM व्हेन आई गॉट माई मोबाइल फोन। शी वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज लाइक कि हाँ मुझे तो पता ही था, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी तू विश करेगा, बिकॉज मेरे को पता था तेरा मोबाइल स्विच ऑफ है एंड आज तेरी आवाज़ सुन के इतना अच्छा लग रहा है, 10 दिन बाद बात ही नहीं की है। सो आई वॉज लाइक कि हम ना बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, या तो ये अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हम लोग। दैट्स वाई विपसना टॉट मी कि देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू हैपन, एंड मोर देन 50% ऑफ अ पर्सन's टाइम इज वेस्टेड इन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट आर नेवर गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ्स। तो मेरे हिसाब से मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, गुरुजी ने भी बताया कि बिल्कुल नहीं, आप मत करो मॉम से बात, आप बेसिकली मॉम बहुत खुश रहेगी कल भी आप जब फ़ोन करोगे। एंड दैट रियली हैपन। तो इसमें मैंने अगेन, आप पूछोगे कि अरे टॉकिंग करना तो अलाउड नहीं था तो आप बात कैसे कर पाए, तो क्या होता है इसमें 12 से 12:30 और 9 से 9:30 ये 2 स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर आप गुरुजी को, जो वहाँ पर असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, आप उनको बेसिकली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं कभी कभी उनको क्वेश्चंस पूछता था, तो ये आपकी टॉकिंग अलाउड है। तो मैंने आई थिंक 3 या 4 दिन गया होगा मैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 10 दिन में मैंने कुछ, मेरे को लगता है कि 20 वर्ड्स पर डे बोले हो गए, 20 या 40 वर्ड्स पर डे बोले हो गए फॉर 10 days। एंड ये भी क्यों, बिकॉज आई एम सेइंग कि कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछने गया था मैं गुरुजी से, तो तभी मैंने पूछा था। तो आई थिंक दैट अगर आपको कोई भी डाउट है तो 12 से 12:30, 9 से 9:30 स्ट्रिक्टली यही टाइम के बीच आप असिस्टेंट टीचर्स को डाउट्स पूछ सकते हो जो गुरुजी होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, 12:45 PM को मैं गुरुजी के पास गया एंड देन मैंने उनको पूछा कि सर मुझे एक डाउट है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ कम एट 9 PM। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग भी मेडिटेट करते हैं हमेशा। 12:45 को भले ही वो वॉक कर रहे थे, बट ही वॉज मेडिटेटिंग एंड हिज माइंड वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि उनके चलते वक्त क्या सेंसेशंस है, हैंड में क्या सेंसेशंस है, चेस्ट में क्या सेंसेशंस है, एक्सेट्रा। वो लोग कुछ ना कुछ सोचते ही है हमेशा। आई रिस्पेक्टेड हिम, आई रिस्पेक्टेड हिज आंसर ऑफ पोलाइटली डिक्लाइनिंग माई रिक्वेस्ट एंड देन आई वेंट एट 9 PM। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना है, आपके ईगो पे लेना है, अरे यार एक सवाल पूछना था मुझे, क्या इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मेरे को 9 बजे तो मैं 9 बजे इतना कौन 9 घंटे रुकेगा, उससे अच्छा अभी पूछ लो, मेरे को बस एक चीज़ पूछनी छोटी सी। इवन अगर आपको कुछ छोटी चीज़ भी पूछनी, अगर मुझे पूछनी थी कि मैं मॉम से बात कर सकता हूँ क्या, ये इसका 1 वर्ड आंसर है नहीं। तो ये मुझे रुकना पड़ा, मतलब बेसिकली मैं रुकना पड़ा मुझे जानने के लिए कि मैं नहीं बात कर सकता हूँ। तो बेसिकली द थिंग इज़ दैट
इट्स सो डिसिप्लिन्ड एंड सो स्ट्रक्चर्ड कि आपको यही टाइम में क्वेश्चंस पूछने एंड उसका सब चीज़ों का रीज़न होता है, सब चीज़ों का लॉजिक होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर नियर फ्यूचर एज वेल. तो ये सब मेरे इंसिडेंसेस है, ये सब एक्सपीरियंसेस थे. आई थिंक अ लॉट ऑफ चेंज, अ लॉट ऑफ बेनिफिट हैज़ बिन हैपनिंग इन माई लाइफ. ट्रस्ट मी, मतलब मैं जब ये कह रहा हूँ, आई मीन इट कम्प्लीटली. आई थिंक आई वुड हैव बिकम लिटिल काम. आई डोंट नो, इट विल बी विजिबल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बट अभी तो 2 ही दिन हुए. बट 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आई डोंट नो, आई मीन मुझे ऐसे किसी से, जैसे मैं बताऊँ तो बर्थडे मेरा था 24 फरवरी को, तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी से एकदम ऐसे सेलिब्रेट करने की इच्छा हुई, मुझे पार्टी करने की इच्छा हुई. हर साल मैं हाउस पार्टी होस्ट करता हूँ 40-50 लोगों के साथ. इस साल बस क्लोज मॉम डैड आए थे, दीदी और जीजू आए थे, मतलब जे किशा सर का बर्थडे था, उनके वहाँ पर गए थे. तो बेसिकली ऐसे था कि बस ठीक है, बर्थडे मनाओ, मिलो लोगों को और घर पे आ जाओ वापस. ऐसा नहीं था कि पार्टी देनी है, सेलिब्रेट करना है एक्सेट्रा. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर. तो आप थोड़े लोकी हो जाते हो, आप थोड़े शांत हो जाते हो, आपकी आवाज़ थोड़ी बदल जाती है. आई डोंट नो मेरी आवाज़ बदली है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि थोड़ी बेटर हो गई है, या तो आपकी आवाज़ थोड़ी सूदिंग हो जाती है, एंड इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. इसमें मतलब ऐसा होता है कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो पूरी मतलब चेंज होने वाली ऐसे हो जाएगा. तो आई रियली रिकमेंड एवरीवन कि आप विपासना एक बार करो लाइफ में, एक बार ट्राई करो. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी. अगर मैं कर पाऊंगा ना, मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है विपासना. एंड अगर आप एक बार जाओगे, आपको डे 1-2 डिफिकल्ट लगेगा, बट 3rd या 4th डे तक आप यूज टू हो जाओगे. एंड आप 10वें दिन के बाद जब आप बाहर आओगे, राइट, तब आपको समझ आ जाएगा कि ओके, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ. Special thanks and big shout out to Manish Chokhani sir of Enam, who recommended Vipassana to me and said in my podcast as well. He's been benefited by Vipassana very much, and he was the one who recommended me. And special thanks to Nilesh Vikamse sir as well, who also recommended and who's a trustee in Vipassana. And special thanks to both of them for making this happen, because उन दोनों की वजह से ये Vipassana हुआ. And I think I'm truly grateful to both of them. I hope that this video was useful for all of you. आपको समझ आ गया होगा Vipassana के बारे में. अगर आपको कोई और questions है, I am sure कि बहुत सारे questions होते हैं, तो please put them in the comment section. I'll try to reply to as many comments as possible, and make sure to share this video with your friends जिनको विपासना के बारे में जानना है या तो करने की इच्छा है. and make sure to do vipassana to come out of all your miseries. तो इसमें एंड में मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो उनका गाना था गुरुजी का, ये मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया था. तो उन्होंने ऐसे हमेशा बोलते थे कि सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे. तो बेसिकली ये मतलब दिमाग में इतना फिट हो गया था ना, मैं कभी भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ या तो इवनिंग स्नैक्स खा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में चलता था. इसका क्या मतलब है कि एवरीवन शुड बी हैप्पी अराउंड यू, एवरीवन शुड बी पीसफुल अराउंड यू. मे यू स्प्रेड लव, मे यू स्प्रेड गुडविल, एंड मे एवरीवन बी एट पीस, एंड मे एवरीवन बी हैप्पी. So that is what I would want to end this video with, and may all of you be happy, may all of you be at peace, and share it with someone who wants to be at peace and who wants to remain happy. Thank you so much.